हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द घटपाल। घटपाल क्या होता है, इस स्कोर के बारे में अपन डील करेंगे। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था ग्लासगो कोमा स्कोर, बिशप स्कोर, कुछ इसी तरीके से, या फिर आपका जो स्कोर था न्यूबॉर्न वाला, वो सभी इस तरीके से डील किया था। वैसे ही आज अपन घटपाल को डील करने जा रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और हमेशा अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक माइंड सेट करके अपन को एक अपने लक्ष्य तक प्राप्त करना, अपने को एक नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाना है आप सभी को। और 80,000 की सैलरी उठानी है तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अपन कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटने वाले हैं, मेहनत करेंगे, जी तोड़ करके करेंगे। कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पर जो टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो, वो शीशा तलाश करो। तो इसी भावना को ध्यान में रखते हुए अपन को आगे बढ़ना है। तो अपन बिना समय गवाए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो घटपाल क्या होता है इसके बारे में डील करेंगे। इसका पूरा अलग अलग मीनिंग होता है, सबका अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर डील करने वाले अपन घटपाल को। तो जी का मतलब होता है ग्रेविडा। ग्रेविडा जी का मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जी से होता है ग्रेविडा। टी का मतलब होता है टर्म, टर्म है या प्रेगनेंसी, प्री टर्म है या टर्म है। उसके बाद में पी का मतलब हो गया प्री टर्म। ए का मतलब होता है अबॉर्शन एंड लाइव बर्थ। एल से लाइव बर्थ। तो ये पूरे आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि जी का मतलब होता है ग्रेविडा, टी का मतलब होता है टर्म, प्री टर्म, अबॉर्शन एंड लाइव बर्थ। ये सभी आपको ध्यान में रखना है। अबॉर्शन अब बात कर लेते हैं सबसे पहले। अबॉर्शन क्या, ग्रेविडा का मतलब क्या होता है। ग्रेविडा का मतलब होता है प्रेगनेंसी। जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसे ग्रेविडा के नाम से जानते हैं। तो ग्रेविडा का एक सिंपल सा मीनिंग हो गया कि ग्रेविडा को नाम दिया जाता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को ग्रेविडा के नाम से जानते हैं। या फिर बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है, प्रेग्नेंट वुमन, और प्रेग्नेंट वुमन को नाम दिया जाता है ग्रेविडा। अब ग्रेविडा में नल्ली ग्रेविडा हो सकती है, प्राइमी ग्रेविडा हो सकती है, या फिर मल्टी ग्रेविडा, या फिर ग्रांड मल्टी ग्रेविडा, इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो प्राइमी ग्रेविडा का, नल्ली ग्रेविडा सबसे पहले ग्रेविडा में आती है नल्ली ग्रेविडा। और न्यूली ग्रेविडा या नल्ली ग्रेविडा का मतलब होता है कि ऐसी फीमेल जो कभी आज तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है, जिनके बीच आज तक अगर कोई फीमेल है और वो कभी आज तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो उस स्थिति को कहा जाता है नल्ली ग्रेविडा के नाम से जानते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि नल्ली के बाद में कौन आएगा, प्राइमी ग्रेविडा। और प्राइमी ग्रेविडा का मतलब होता है कि वो फीमेल जो कि एक बार भाभी जी बन चुकी है, ऐसी फीमेल या ऐसी महिला जो कि एक बार ग्रेविडा यानी प्रेग्नेंट हो चुकी है, और उस ग्रेविडा वाली कंडीशन को प्राइमी ग्रेविडा के नाम से जानते हैं। मल्टी ग्रेविडा में आता है कि एक बार से ज्यादा यानी दो या दो से अधिक बार अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसे मल्टी ग्रेविडा के नाम से जानते हैं। जबकि ग्रांड मल्टी ग्रेविडा, ग्रांड मल्टी ग्रेविडा का मतलब होता है ऐसी फीमेल जो कि 5 या 5 बार से ज्यादा, मोर देन 5 टाइम प्रेग्नेंट हुई है, जिसके कि 7, 8, 10 बच्चे हैं। तो बच्चे भी जरूरी नहीं है हो, वो अबॉर्शन भी हो सकता है। लेकिन फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती है तो उस वाली कंडीशन को ग्रेविडा के नाम से जानते हैं। टर्म की बात कर लेते हैं। और दूसरा जो इसमें आता है, एक तो होता है कि प्राइम ग्रेविडा, दूसरा होता है पैराइटी। पैराइटी का मतलब होता है ऐसी फीमेल जिसने की वायबिलिटी को क्रॉस किया है। अब वायबिलिटी भी अलग अलग टर्म में अलग अलग तरीके से दी हुई है। जैसे मानते हैं कि वायबिलिटी, अबॉर्शन के लिए वायबिलिटी को माना गया है 22 वीक गेस्टेशन का। जबकि बात करें कि आईयूडी के लिए वायबिलिटी, अभी इसकी जो पुरानी टर्म है वही चल रहा है, ये इसको मॉडिफाई नहीं किया है, तो वहां पर उसको 20 वीक माना गया है आईयूडी के लिए। जबकि बात करें स्टिल बर्थ के लिए वायबिलिटी मानी गई है 28 वीक। तो नॉर्मली जो कॉमनली मानते हैं पहले 20 वीक था, अब 20
22 वीक वायबिलिटी माना गया है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो पैराइटी की बात कर लेते हैं। ऐसी फीमेल जो कभी आज तक प्रेग्नेंट वायबिलिटी को क्रॉस नहीं किया है, प्रेग्नेंट तो हो गई है लेकिन हर बार वो अबॉर्ट हो जाता है उसका जो फीमेल था, फीमेल प्रेगनेंसी तो रिसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसके बाद वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पाती है वायबिलिटी के बाद में। तो उस स्थिति में क्या होगा कि वहां पर फीमेल में अबॉर्शन हो जाता है, और अगर अबॉर्शन होता है वो वायबिलिटी से पहले अगर बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसे नाम दिया जाता है अबॉर्शन। अब वायबिलिटी की बात कर लेते हैं कि वायबिलिटी क्या होती है। वायबिलिटी होती है वो एक कॉम्बिनेशन होता है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का और फीटल के वेट का। तो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का मतलब होता है कि जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट बनने लग जाता है, फीटस होता है, फीटस का 12 वीक के बाद 20 वीक के बाद में उसके जो लंग्स होते हैं उनसे सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन होने लग जाता है। तो उसी को आधार पर इसे वायबिलिटी के नाम वायबिलिटी, तो वायबिलिटी का मतलब हो गया कि ये प्रोडक्शन ये टू टाइप का हो सकता है, कॉम्बिनेशन होती है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की, और दूसरे नंबर पे आते हैं फीटल का वेट। तो उसमें फीटस का वेट होता है वो 500 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए, और फीटल का सर्फेक्टेंट होते हैं जो कि लंग्स में बनते हैं, मेनली 2 सर्फेक्टेंट होते हैं, स्पिंगोमाइलिन एंड दूसरे नंबर का होता है लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन। तो लेसिथिन 2:1 होता है, लेसिथिन 2 टाइप में होगा, उसका 2:1 में पाया जाता है, लेसिथिन 2 होता है, जबकि स्पिंगोमाइलिन होता है वो 2:1 में पाया जाता है। तो वहां पर क्या होता है 20 वीक के बाद में या 22 वीक, अभी 22 वीक माना गया है रिसेंट में कि 22 वीक को वायबिलिटी कंसीडर किया गया है, जिसमें फीटल लंग से स्पिंगोमाइलिन एंड लेसिथिन का निर्माण होने लग जाता है, यानी सर्फेक्टेंट बनने लग जाता है, और फीटस का वेट होता है वो 500 ग्राम से ज्यादा होता है। तो इस स्थिति को वायबिलिटी के नाम से जाना गया है। अबॉर्शन की बात कर लेते हैं कि अबॉर्शन टर्म की बात करें बाद में, तो टर्म क्या होता है। टर्म का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो कि 37 से लेकर के 42 वीक के बीच में जन्म लेता है, तो उस स्थिति को नाम दिया जाता है कि टर्म है। यानी 37 से 42 वीक के बीच में अगर कोई फीटस की डिलीवरी होती है तो टर्म कहलाती है। जबकि बात करें इसका एग्जैक्ट जो टाइम की बात करें तो 40 वीक देखने को मिलेगा, 40 वीक। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी कितनी होती है, तो प्रेगनेंसी का जो काउंटिंग होती है या टोटल ड्यूरेशन होता है 9 मंथ। अब प्रेगनेंसी में ये 9 मंथ प्लस 7 डेज, 9 मंथ और 7 डेज की होती है। टोटल दिन में बात करें तो 280 दिन होंगे। 10 लूनार मंथ बात करते हैं अगर लूनार मंथ की, तो लूनार मंथ में बात करें लूनार मंथ की तो लूनार मंथ होते हैं 10 लूनार मंथ, जिसमें कि लूनार मतलब हो गया आपका जेठ आषाढ़ सावन भादवा, जो हिंदी वाले जो भी आपके महीने होते हैं मेरे को भी पूरे नहीं आते हैं, इसीलिए आप किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ सकते हैं कि वो वाले अगर मंथ गिनते हैं तो उसमें लूनार मंथ कहते हैं उनको, और वो टोटल 10 होते हैं। जबकि 9 मंथ प्लस 7 डेज होगा क्योंकि उसमें दिन होते हैं, हिंदी महीनों में वो कम ज्यादा होते रहते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर 9 मंथ प्लस 7 डेज 280 दिन की या फिर 40 वीक की प्रेगनेंसी होती है, टोटल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है। बाद में बात करते हैं प्री टर्म कौन सा होगा, तो 22 से लेकर के 37 वीक के बीच में कोई बच्चा जन्म लेता है तो इसे प्री टर्म के नाम से जाना जाता है। और प्री टर्म की डेफिनेशन थी वो ESIC 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्री टर्म कब से लेकर के कब तक का होता है, तो प्री टर्म कहलाएगा जहां पर वायबिलिटी आ जाती है और टर्म से पहले वायबिलिटी आ गई 22 वीक पर और 37 वीक के बीच का जो समय होता है उसे प्री टर्म के नाम से जानते हैं। अबॉर्शन की बात कर लेते हैं। अबॉर्शन में क्या देखने को मिलेगा कि अगर 22 वीक से लेस देन 22 वीक, अगर 22 वीक से पहले फीटस की डिलीवरी हो जाती है जहां पर वायबिलिटी नहीं आती है और उसमें फीटस की डिलीवरी हो जाती है तो उसे अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। और अबॉर्शन में फीटस का जो वेट होता है वो 500 ग्राम से कम देखने को मिलेगा। तो आईयूडी में इसके बाद में बात करते हैं लाइव बर्थ की। लाइव बर्थ का मतलब होता है कि किसी फीमेल को जितने लाइव बर्थ होते हैं, जितने जिंदा बच्चे होते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं जिंदा
बेबी, जिंदा बेबी, जितने भी जिंदा बेबी रहते हैं उनकी जो संख्या होती है, काउंटिंग होती है, उसे लाइव बर्थ के नाम से जाना जाता है। अबॉर्शन पढ़ लिया अपन ने, वायबिलिटी देख ली है। इसके बाद में बात करते हैं कि आईयूडी कब देखने को मिलेगा। तो आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डेथ। आईयूडी, आईयूडी का मतलब हो गया इंट्रा यूटेराइन डेथ। और इंट्रायूटेराइन डेथ का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि अगर किसी पर्सन में, अगर कोई महिला है, भाभी जी है, और भाभी जी का बच्चा मर करके पेट में रह जाता है, यूट्रस में रह जाता है, 20 वीक के बाद, अगर मान लीजिए यहां पर आफ्टर द मोर देन 20 वीक की प्रेगनेंसी थी, मान लीजिए किसी भाभी जी ने 20 वीक तो कैसे तैसे करके अपने बच्चे को जिंदा रख के निकाल दिया, लेकिन 20 वीक के बाद में उसकी जो फीटस था उसकी डेथ हो जाती है और मरा हुआ बच्चा है वो यूट्रस के अंदर रहता है, तो उसे इंट्रा यूटेराइन डेथ के नाम से जानते हैं। इंट्रा का मतलब हो गया अंदर, और यूट्रस के अंदर अगर मरा हुआ बच्चा है तो उसे इंट्रा यूटेराइन डेथ के नाम से जानेंगे। ये 20 वीक के बाद में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वायबिलिटी मानी है 20 वीक आईयूडी में, जबकि कॉमनली वायबिलिटी मानते हैं 22 वीक पर मानते हैं। इसके बाद में एक और है टर्म, उसका नाम है कि स्टिल बर्थ देखने को कब मिलेगा। तो स्टिल बर्थ का जो मतलब होता है या मीनिंग होता है बच्चा, मरा हुआ बच्चे का जन्म हो जाना। यहां पर आप लिख सकते हैं मरे हुए बच्चे का जन्म होना। मरा हुआ बच्चा अगर पैदा हो रहा है या जन्म हो रहा है तो उस जो टर्म यूज की जाती है उसे स्टिल बर्थ के नाम से जानते हैं। और मरा हुआ बच्चा कब पैदा होगा, मोर देन 28 वीक, अगर 28 वीक के बाद में कोई फीटस की डिलीवरी होती है। फीटस कौन सा होगा, डेड फीटस होगा। अगर कोई 28 वीक के बाद में डेड फीटस की डिलीवरी होती है तो उसे नाम दिया जाता है स्टिल बर्थ के नाम से, उसको जाना जाएगा। अब टर्म पीरियड अपन ने देख लिया है, 22 से 37 से 42 वीक होता है, एग्जैक्ट 40 वीक का होगा। 9 मंथ प्लस 7 डेज डिलीवरी का टाइम होता है। 280 दिन होते हैं, लूनार मंथ होते हैं, वो 10 लूनार मंथ होगा। इसके बाद में प्री टर्म होती है, 22 से लेकर के 37 वीक तक का माना जाएगा। लाइव बर्थ में जितने भी जिंदा बच्चे हैं उनकी काउंटिंग करते हैं, और जितने भी जिंदा बच्चे होते हैं वो लाइव बर्थ में आते हैं। तो इसके बाद में देखते हैं अगर कोई फीमेल है जो कि 32 वीक पर गैस्टेशन डिलीवर करती है डेड फीटस को। अब इसका एग्जांपल देखिए, स्टिल बर्थ का एग्जांपल क्या देखने को मिलेगा। ऐसी कोई फीमेल है जो कि 32 वीक पर डेड फीटस को डिलीवर करती है तो वो क्या कहलाएगा, अबॉर्शन कहलाएगा, स्टिल बर्थ कहलाएगा, आईयूडी कहलाएगा, या ऑल ऑफ अबोव कहलाएगा। तो उसका मतलब होता है अगर कोई फीमेल 32 वीक या 30 वीक पर जाकर के, यानी 28 वीक से ज्यादा है, 28 वीक से ज्यादा हुआ है और मरा हुआ बच्चा अगर डिलीवर हो रहा है तो किस में जाएगा, तो वो जाएगा आपके स्टिल बर्थ में। ये माना जाएगा कि वहां पर स्टिल बर्थ हुआ है। 28 वीक के बाद में बच्चे को, मरे हुए बच्चे को अगर भाभी जी ने जन्म दिया है तो स्टिल बर्थ में उसको काउंटिंग की जाती है। तो इस तरीके से आपको एक एक जो भी आपका वर्ड है उसका अच्छी तरीके से मीनिंग पता होना चाहिए। तो जब भी गटपाल का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहां से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो ऐसी में पूरी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि यहां से आने वाला कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप गलत कर दे। यहां पर बस थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, अगर सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी। अब ग्रेविडा की बात कर ली थी अपन ने कि ग्रेविडा में क्या होता है कि इंडिकेट करती है प्रेगनेंसी कंडीशन को, और इसका जो स्टेटस होता है वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों बताता है। ग्रेविडा में क्या होगा कि ये प्रेगनेंसी को इंडिकेट करती है और उसमें पास्ट और अभी की जो प्रेगनेंसी है उसको भी काउंट करना है। और अगर भाभी जी
पहले प्रेग्नेंट हुई थी तो उसको भी काउंट करना होता है। यानी पास्ट और प्रेजेंट में जो भी हिस्ट्री होती है भाभी जी के प्रेग्नेंट होने की, वो दोनों हिस्ट्री को उसमें काउंट किया जाता है। ये बच्चे के स्टेटस से और बच्चे के जो नंबर होते हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। यानी बच्चा सिंगल प्रेग्नेंट हुई है या सिंगल टर्म अगर कोई प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, दोनों में ही एक बार ग्रेविडा काउंट होगा। ये नहीं कि अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो अगर उसमें 2 बच्चे हैं तो 2 बार ग्रेविडा काउंट होगा। केवल सिंगल बार ही एक बार अगर महिला प्रेग्नेंट हुई है, चाहे उसमें बच्चा 1 है, 2 है, 4 है या उसमें 7 भी बच्चे हैं या जितने भी उसके जो बच्चे हैं, पेट में बच्चे का बस बच्चा है, तो आपको ग्रेविडा एक आंसर देना है। उससे आगे आपको नहीं जाना है कि बच्चा जिंदा है, मरा हुआ है, नहीं है, कुछ है, नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ना उसका बच्चे का स्टेटस से पता करना है, ना नंबर से। स्टेटस का मतलब होगा कि डेड है या जीवित है, लाइव है, या फिर नंबर में मल्टीपल प्रेगनेंसी या सिंगल प्रेगनेंसी है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। इसको डायरेक्ट अगर भाभी जी प्रेग्नेंट हो गई है तो आपको ग्रेविडा 1 दे देना है। तो यहाँ पर ग्रेविडा में बात कर ली अपन ने, पहले देख लिया था कि ग्रेविडा का मतलब ही प्रेगनेंसी होता है, यानी कि प्रेग्नेंट वुमन को ही क्या कहा जाता है, ग्रेविडा। इसमें जो नंबर होता है इसमें पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों को इंक्लूड किया जाता है। पास्ट प्रेगनेंसी एंड प्रेजेंट प्रेगनेंसी दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। भाभी जी अगर पहले प्रेग्नेंट हुई है तो उसको भी इसमें काउंट करना है, और भाभी जी अगर अभी में प्रेग्नेंट हुई है तो उसको भी काउंट करना है। यानी दोनों इसमें काउंट करके रखना है। इसमें नंबर एंड स्टेटस डू नॉट रिलेटेड टू, RLT का मतलब है रिलेटेड टू, तो डू नॉट रिलेटेड टू नंबर एंड स्टेटस ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड के नंबर और स्टेटस से इसको कोई लेना देना नहीं है। बच्चा जिंदा है, मर गया है, सिंगल प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। ग्रेविडा अगर भाभी जी एक बार प्रेग्नेंट हो गई तो इसमें ग्रेविडा आपको 1 लिखना है। 2 बार प्रेग्नेंट हुई है तो ग्रेविडा 2 आएगा, 3 बार हुई है तो 3, 4 बार हुई है तो 4, 5 बार हुई है तो 5, और अगर किसी ने क्रिकेट की टीम तैयार करने के लिए पूरे जोर शोर से पूरी 11 बार प्रेग्नेंट हो गई तो वहां पर ग्रेविडा 11 लिखना होता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं पैराइटी की। तो पैराइटी का मतलब होता है कि ऐसी महिला जिन्होंने वायबिलिटी को क्रॉस किया है। पैराइटी इसमें घटपाल में पी का मतलब प्री टर्म होता है, पैराइटी नहीं होता है। लेकिन पैराइटी का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। पैराइटी का मतलब होता है नॉट क्रॉस द, ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट तो हुई है लेकिन उसने वायबिलिटी को क्रॉस नहीं किया है, तो उस महिला को नाम दिया जाएगा पैराइटी के नाम से। अब पैराइटी में नुल्ली पैरा का मतलब हो गया ऐसी महिला जो कभी भी, जिसने कभी भी आज तक पैराइटी क्रॉस नहीं की है, यानी प्रेग्नेंट तो हुई लेकिन पैराइटी क्रॉस नहीं कर पाई, अबॉर्शन हो गया, तो न्यूली पैरा कहलाएगी। बात करते हैं कि न्यूली ग्रांड पैरा, मल्टी पैरा का मतलब होता है ऐसी महिला जिसने एक बार से ज्यादा प्रेग्नेंट वायबिलिटी को क्रॉस कर लिया है, मल्टी पैरा कहलाएगी। ग्रांड मल्टी पैरा की बात करते हैं ऐसी महिला जिसने 5 बार से ज्यादा वायबिलिटी क्रॉस कर ली है, ग्रांड मल्टी पैरा कहलाती है। बात करते हैं एल्डरली की, तो एल्डरली में आता है ऐसी महिला जो कि 30 वर्ष के बाद में, ग्रांड मल्टी पैरा का मतलब ग्रांड एल्डरली, ग्रांड मल्टी पैरा 5 बार से ज्यादा उसने क्या कर लिया है कि वायबिलिटी क्रॉस कर ली। लेकिन बात करें एल्डरली की, तो एल्डरली का मतलब होता है कि आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर, 30 साल के बाद में अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसे एल्डरली ग्रेविडा कहते हैं। जबकि अगर 30 साल के बाद अगर कोई फीमेल वायबिलिटी क्रॉस करती है तो उसे एल्डरली न्यूली पैरा के एल्डरली ग्रेविडा, एल्डरली पैरा के एल्डरली पैरा से नाम से जाना जाता
है। ऐसी महिला जिसने आज तक कभी भी 34 साल की कोई ऐसी महिला है या 32 साल की कोई ऐसी महिला है जिसने आज तक अभी तक पैराइटी को क्रॉस नहीं किया है, यानी कि मान लीजिए कि जिसने अभी तक डिलीवरी फीटस को डिलीवर नहीं किया है, 34 साल की कोई ऐसी महिला है, तो वो जाएगी एल्डरली न्यूली पैरा। एल्डरली न्यूली पैरा का मतलब हो गया जिसने कभी भी अभी भी किसी भी वायबिलिटी को क्रॉस नहीं किया है। वायबिलिटी को 30 साल 35 साल की या 34 साल की महिला है जिसने अभी तक फीटस की डिलीवरी नहीं करवाई है। फीमेल जो कि who do not deliver the any fetus up to the age of the 34 साल एल्डरली न्यूली पैरा कहलाएगी। एल्डरली का मतलब हो गया 30 साल के बाद में, और अभी तक उसने न्यूली है। न्यूली का मतलब ही होता है कि नॉट सिंगल टाइम भी उसने फीटस को डिलीवरी नहीं करवाई है, तो उसका मतलब हो गया न्यूली एल्डरली न्यूली पैरा। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि ग्रांड हो गया, मल्टी हो गया, पैराइटी हो गई। अब टर्म की बात कर रहे थे। टर्म में क्या होता है कि ऐसी महिला जिसने किसी टर्म बच्चे को यानी 37 से लेकर के 42 वीक तक के बच्चे को जन्म दिया है, तो वो जाएगी टर्म में जाएगी। अब टर्म में क्या होता है, वही सेम कंसेप्ट फॉलो होगा कि यहाँ पर ना तो उसका नंबर एंड स्टेटस से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्म बर्थ को बताएगा, यानी कितनी बार उसने बच्चे को टर्म के बाद में जन्म दिया है वो आएगा। इसमें भी बच्चे का स्टेटस एंड नंबर से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो टर्म की बात कर लेते हैं कि टर्म में क्या देखने को मिलेगा। टर्म में वो महिला आती है जिसने कि मोर देन 37 वीक के बाद में फीटस की डिलीवरी करवाई है। फीटस की डिलीवरी हुई है 37 वीक के बाद में। यहां पर भी डू नॉट रिलेटेड टू नंबर एंड स्टेटस ऑफ फीटस के नंबर और स्टेटस से उसको कोई मतलब नहीं है। अगर टर्म में एक बार में 37 वीक से ज्यादा अब बच्चे को डिलीवर करवा रही है, चाहे बच्चा मरा हुआ हो सकता है, जिंदा हो सकता है, लेकिन वो टर्म में जाएगा। एक बच्चा है, दो बच्चा है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है या सिंगल टर्म प्रेगनेंसी है, सभी में टर्म में जाएंगे। प्री टर्म की बात कर लेते हैं तो प्री टर्म में भी सेम कंडीशन देखने को मिलेगी। वो भी आपकी 37 वीक से यानी 22 से लेकर के 37 वीक तक का जो बच्चा डिलीवर होगा, फीटस डिलीवर होगी, वो इसमें जाएगा। लेकिन ये भी रिलेटेड नहीं होती है, डू नॉट रिलेटेड टू नंबर एंड स्टेटस। इसमें भी 37 वीक से पहले बच्चा कोई डिलीवर होता है, 22 और 37 वीक के बीच में कोई बच्चे की डिलीवरी हुई, चाहे वो बच्चा सिंगल था या मल्टीपल प्रेगनेंसी थी, बच्चा जिंदा है या मर गया है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। प्री टर्म में जाएगा तो प्री टर्म में जाएगा। अबॉर्शन की बात कर लेते हैं। अबॉर्शन क्या देखने को मिलेगा। अबॉर्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर कोई बच्चा लेस देन 22 वीक से पहले डिलीवर हो जाता है और उसका वेट है वो 500 ग्राम से कम होता है, तो उस बच्चे को दिया जाता है, कैटेगरी दी जाती है अबॉर्शन। एंड लाइव बर्थ की बात करें तो जितने जिंदे बच्चा होते हैं, अबॉर्शन में भी क्या होगा, नंबर एंड स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लाइव बर्थ में क्या करते हैं, लाइव बर्थ में जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी की काउंटिंग की जाती है, यानी जो जिंदा बच्चे होते हैं उनको काउंट किया जाता है। जिंदा बच्चे हैं उन सभी बच्चे को काउंट करते हैं। इसमें नंबर और स्टेटस होता है बच्चे का, कितने बच्चे हैं, जिंदा है या मर गया है। तो यहाँ पर जो भी जिंदा बच्चे हैं कितने हैं, अगर प्री टर्म हुआ है या टर्म हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिंदा होना चाहिए बच्चा। अब इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में बच्चे 2 होंगे तो 2 गिने जाएंगे, 3 होंगे तो 3 गिने जाएंगे, 4 होंगे तो 4 गिने जाएंगे। इसके अलावा कोई भी ऊपर वाला ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता है। उसमें बच्चे के स्टेटस से और उसके जो नंबर होते हैं उससे कोई लेना
देना नहीं है, लेकिन लाइव बर्थ एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसमें कि उसको जिंदे बच्चे कितने हैं और कितने प्रेग्नेंट हुआ था, यानी प्रेगनेंसी कितनी थी और कितने बच्चे जिंदा है, उन सभी का इसमें लेखा जोखा लिया जाता है। तो यहाँ पर अपन ने अच्छी तरीके से डील कर लिया है। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कि घटपाल में क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर घटपाल का अपन ने पूरा मतलब निकाल लिया है, पहला आपने देख लिया। उसके बाद में सेकंड फॉर्मूला होता है पी ए प्लस बी। पी ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो भी एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन पूछ लिया जाता है। तो पी ए का मतलब होता है कि यहाँ पर कि आपके लाइव बर्थ कितने हैं, और अबॉर्शन बी का मतलब होता है, बी का मतलब होगा एबॉर्शन, एंड ए का मतलब होता है लाइव बर्थ। लाइव बर्थ कितने थे, अबॉर्शन कितने हो गए, पी ए प्लस बी के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि बात करें ए बी सी डी की, ए बी सी एंड डी, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में क्या देखने को मिल रहा है, ए का मतलब होता है टर्म, ए का मतलब इसमें होता है टर्म, बी का मतलब होता है प्री टर्म। ये आपको जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब काम आएगा। तो ए टर्म, प्री टर्म, अबॉर्शन एंड लाइव बर्थ, अबॉर्शन एंड डी का मतलब हो गया लाइव बर्थ। टर्म, प्री टर्म, अबॉर्शन एंड लाइव बर्थ, तो ये पूरे क्वेश्चन में फॉर्मूलाज लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अलग अलग क्वेश्चन में इन फॉर्मूला के माध्यम से अलग अलग तरीके के इसको सेट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन लेकर की, एक फीमेल है, एक प्रेग्नेंट फीमेल है जो कि एएनसी विजिट पर आती है, एएनसी यूनिट यानी एंटीनेटल चेकअप में आती है, और वो आकर के क्या करती है, आई है, प्रेग्नेंट वुमन है। तो उसमें घटपाल के हिसाब से अपन देते चलते हैं कि जी, घटपाल के हिसाब से आप अपन स्कोरिंग करते चलो कि अगर कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल है, वो एएनसी विजिट में आती है, अगर एएनसी भी ना लिखा हो तो भी एएनसी में कौन आएगी, जो प्रेग्नेंट फीमेल होगी वही एएनसी में आती है। अगर कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल है जो कि एएनसी यूनिट में आती है, 2 चिल्ड्रन डिलीवर हुए बाय ट्विन गैस्ट्रेशन से, जिसके कि 2 बच्चे डिलीवर हुए थे ट्विन गैस्ट्रेशन से। तो जी कितना हो गया, जी यहाँ पर 2 हो चुका है, ट्विन गैस्ट्रेशन से हुए थे, इसलिए इसमें जी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो एक प्रेग्नेंट फीमेल है जो कि एएनसी विजिट पर आती है, 2 चिल्ड्रन डिलीवर हुए ट्विन गैस्ट्रेशन से, ट्विन गैस्ट्रेशन से 2 चिल्ड्रन डिलीवर हुए हैं, रिपोर्ट करती है नर्स अबाउट द 2 मिसकैरेज, 2 मिसकैरेज के बारे में बताती है। तो यहाँ पर घटपाल का स्कोर देखिए, जी हो गया पहला तो कि अभी प्रेग्नेंट है, 2 उसके क्या हो गए हैं, 2 उसको हो चुके हैं पहले, ट्विन प्रेगनेंसी थी, तो जी कितना हो गया वहां तक 2 हो गया, और 2 उसको मिसकैरेज हुआ है, यानी मिसकैरेज अलग अलग टाइम पर हुआ है, तो जी हो गया टोटल 4 हो गया। टर्म की बात करते हैं कि टर्म पर उसने कितने बच्चे को जन्म दिया है, तो टर्म पर उसने 1 बच्चे को, यानी कि जो 2 बच्चे थे उसके जो कि जुड़वा थे, मल्टीपल प्रेगनेंसी थी, लेकिन टर्म में क्या करते हैं, एक ही काउंटिंग करेंगे, इसमें नंबर और स्टेटस से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। प्री टर्म इसमें 0 आएगा क्योंकि प्री टर्म कोई भी नहीं हुआ है। अबॉर्शन की बात करते हैं तो अबॉर्शन को ही मिसकैरेज के नाम से भी जानते हैं, तो अबॉर्शन में यहाँ पर लिखना होगा आपको कि 2 बार उसके अबॉर्शन हो गए, और लाइव बर्थ है वो एक जिंदा बच्चा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सॉरी, जो लाइव बर्थ है वो 2 बच्चे थे, जुड़वा बच्चे थे, तो लाइव बर्थ में यहाँ पर दोनों की काउंटिंग करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि लाइव बर्थ में वो सभी बच्चे जो कि जिंदा होते हैं, एक बार में पैदा हो, चाहे 2 बार में हो, चाहे 10 बार में हो, लेकिन वो सभी बच्चे जो कि जिंदा होते हैं वो लाइव बर्थ में काउंटिंग होंगे। तो उस क्वेश्चन में अपन ने बोला था उसमें कि एक महिला है जो कि एंटीनेटल विजिट पर आई है, और उसके बाद में उसने क्या पहले
क्या हिस्ट्री थी उसको, कि उसको 2 मल्टीपल प्रेगनेंसी हुई थी, यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी हुई थी और 2 बार मिसकैरेज है, तो ग्रेविडा 4 हो गया। टर्म पर एक बच्चा, जो कि 2 बच्चे जीवित थे वो आएंगे, लेकिन टर्म पर हुआ था वो एक ही बार गिना जाएगा। प्री टर्म उसको कोई नहीं हुआ था। एबॉर्शन हो गए 2 बार, उसने कहा है कि उसको 2 बार मिसकैरेज की हिस्ट्री है, अबॉर्शन में 2 आ जाएगा। और लाइव बर्थ की बात करते हैं तो 2 जो जिंदा बच्चे थे, जुड़वा बच्चे थे, मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली जो गेस्टेशन थी उसके दोनों बच्चे जिंदा है, तो उसमें हो जाएगा G4 T1 P0, अबॉर्शन 2, लाइव बर्थ 2। PA+2 के हिसाब से देख लेते हैं तो उसमें लाइव बर्थ देखने को मिलेगा, 2 जिंदा बच्चे हैं, 2 अबॉर्शन हो गया, तो इसका जो PA+2 में देखते हैं, अबॉर्शन हो गया, 2 लाइव बर्थ थे, 2 अबॉर्ट हो गए, तो 2+2 इसमें देखने को मिलेगा। तो P के आगे लिख दो P2+2। अब बात कर लेते हैं ABCD की, तो ABCD का A का मतलब होता है टर्म, प्री टर्म, B का मतलब होगा, C का मतलब होता है अबॉर्शन एंड D का मतलब होता है वो होता है लाइव बर्थ कितने हैं। तो उसमें इस फॉर्मूला को सेट करिए कि अब टर्म बेबी कितना हुआ था, तो यहाँ पर टर्म 1 देखने को मिल रहा है, तो 1 प्लस बी में प्री टर्म नहीं था तो 0 होगा। यहाँ पर अबॉर्शन हुए थे 2 एंड 2 बच्चे थे वो लाइव बर्थ था, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है वो सेट होगा 1, यानी टर्म है 1 है, प्री टर्म उस क्वेश्चन में नहीं था, अबॉर्शन 2 थे, लाइव बर्थ 2 थे। तो इस तरीके से आपको भी अलग अलग ये तीनों फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो क्वेश्चन लिख करके कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहां से हो जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की घटपाल में कोई भी दिक्कत आती है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं या होप करता हूं कि इसके बाद वीडियो देखने के बाद आपको ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना क्वेश्चन लिख करके डाल सकते हैं। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो वहां पर आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देकर के आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई किया जाएगा। तो आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से या बहुत आपका मददगार साबित होने वाला है। आने वाली अपकमिंग एग्जाम में CHO की हो या कोई भी लेवल की, देश और दुनिया की कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो नर्सिंग की, उसमें आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। और प्रैक्टिकल के लिए भी आपको घटपाल निकालना इजी हो गया है। तो इसी के साथ में अपन एक आपके लिए छोटा सा मोटिवेशन हो जाए कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। मिले कभी है सफलता तो नाराज मत होना और सोचना कि कुछ बेहतर ही इससे लिखा था आपकी तकदीर में, कि कुछ बेहतर लिखा था आपकी तकदीर में। तो कभी भी आपको, जब भी आप निराशा हो, जब भी आपका मन, अगर कोई भी नेगेटिविटी आती है या कभी आप फेल्योर का सामना करते हैं, तो इसी लाइन को याद रखना है कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। मिले कभी है सफलता तो निराश मत होना और सोचना कि कुछ बेहतर ही लिखा था आपकी तकदीर में। तो इसी के साथ में आप पॉजिटिविटी के साथ में नेगेटिविटी से दूर रह करके अच्छी तरीके से लगन के साथ, मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम दीजिए कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो आपको जो भाला है, जो आपका लक्ष्य तक फेंकना है, और आपका लक्ष्य है कि आपको एक सेंट्रल और गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब चाहने के लिए, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए 80,000 की जो सैलरी उठानी है, उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जितनी ज्यादा लाइफ आपकी संघर्ष से चर्चित होती है, यानी जितना ज्यादा आपकी लाइफ में संघर्ष होगा, आप उतने ही मजबूत बनोगे, और आप जितने ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे, लाइफ उतनी ही आपकी इजी हो जाएगी। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, आप संघर्ष से मत भागिए। इतिहास में लिखा गया है कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। तो आप
आपको कभी भी संघर्ष से घबराना और भागना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष आता है तो अपने जीवन में कुछ दे करके जाता है। बिना दिए, बिना संघर्ष से रहते हैं उनको कभी भी कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन जो संघर्ष करता है, प्रयत्न करता है, कठोर परिश्रम करता है, सक्सेस भी उसी के पास आती है। तो सक्सेस आपकी अपने पास आएगी, लेकिन उसके लिए पहले थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो निरंतर हो रही असफलताओं से कभी निराश मत होना, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। अगर आप बार बार में असफल हो रहे हैं, अब आप फेल्योर हो रहे हैं बार बार में, तो एक और ट्राई, दिल से अपने आप से एक आवाज आनी चाहिए, अपने दिल से एक आवाज निकलनी चाहिए हर बार कि अब की बार जरूर करके दिखाना है। जब भी आप फेल्योर होते हैं तो आप अंदर से टूटने की बजाय अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और सुधार करना है उन कमियों का जो आपने उस टाइम पे रह गई थी। उन कमियों का आप सुधार करो और निरंतर प्रयास करो। वो कमी को जैसे ही आप पूरा करेंगे, अपने आप सफलता आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।